मैं शिव कुमार मिश्रा, सह आचार्य इतिहास। आज का हमारा टॉपिक है अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम। इसके भाग के 1 के अंतर्गत हम अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम के कारण पर चर्चा करेंगे। अमेरिका का नाम इटली के अमेरिगो वेस्पुची के नाम पर पड़ा, जो 1501 में अमेरिका पहुंचा था। अमेरिका को पता लगाने का श्रेय स्पेन के कोलंबस को जाता है। 1606 में इंग्लैंड के राजा जेम्स ने लंदन की कंपनियों को अमेरिका में निश्चित प्रदेशों में अपने उपनिवेश स्थापित करने की अनुमति प्रदान की थी। इसके बाद 1607 में कैप्टन क्रिस्टोफर न्यूफोर्ट के नेतृत्व में अमेरिका के वर्जीनिया के इलाके में जेम्स टाउन नामक बस्ती की स्थापना की गई। यह अमेरिका में लंदन कंपनी की अंग्रेजों की पहली स्थायी बस्ती थी। अमेरिका में कुल 13 उपनिवेश स्थापित हुए। इनमें न्यू हैम्पशायर, मैसाचुसेट्स, रोस आइलैंड, न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी, पेंसिल्वेनिया, कनेक्टिकट, डेलावेयर, मैरीलैंड, वर्जीनिया, उत्तरी कैरोलिना, दक्षिणी कैरोलिना और जॉर्जिया थे। ये 3 भागों में विभाजित थे: उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका और मध्य में। उत्तर में मुख्य रूप से न्यू हैम्पशायर, मैसाचुसेट्स, रोड आयरलैंड आदि थे और मध्य में न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी, पेंसिल्वेनिया आदि थे और दक्षिण में वर्जीनिया, जॉर्जिया, उत्तरी कैरोलिना, दक्षिणी कैरोलिना, मैरीलैंड आदि थे। यहाँ पर इंग्लैंड में स्पेन, फ्रांस और इंग्लैंड के लोग आकर अमेरिका में बसने लगे। इंग्लैंड, फ्रांस और स्पेन के लोग जब बसने लगे, उस समय यहाँ बहुत से कारण मौजूद थे जिसके कारण यहाँ अमेरिकी लोगों ने इंग्लैंड के प्रशासन का विरोध किया। इस समय इंग्लैंड का राजा जॉर्ज तृतीय था और इंग्लैंड के प्रधानमंत्री ग्रिनविले, रॉकिंघम, पीट, नॉर्थब्रुक आदि रहे। इनकी नीतियों के कारण अमेरिका में विरोध हुआ और अमेरिका में स्वतंत्रता संग्राम प्रारंभ हुआ। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के कारणों पर। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का पहला कारण था उपनिवेशों में इंग्लैंड के प्रति प्रेम का अभाव था। जो अमेरिका में लोग आकर बसे थे वे इंग्लैंड के धार्मिक अत्याचारों से पीड़ित थे। इंग्लैंड में सजा पाए लोगों को भी काले पानी जैसी सजा देने के लिए अमेरिका में भेज दिया जाता था और यहाँ स्पेन, फ्रांस आदि अन्य यूरोपीय देश के लोग भी आ गए थे जिनकी इंग्लैंड के प्रति सहानुभूति नहीं थी। तो इन सब कारणों से जो यहाँ लोग बस गए थे उनमें इंग्लैंड के प्रति प्रेम का अभाव था। जो लोग अमेरिका के उपनिवेशों में बस गए थे उनमें स्वतंत्रता की भावना थी। उन्होंने अपनी मेहनत से अपना जीवन उन्नत बनाया था। उनमें स्वतंत्रता और समानता की भावना थी। उपनिवेशों की विधानसभाएं अधिक स्वतंत्रता से कार्य करती थी, इसलिए भी जब उन्हें दबाने का प्रयास किया गया तो उन्होंने इंग्लैंड के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। एक महत्वपूर्ण बात, दोषपूर्ण शासन व्यवस्था। अमेरिकी उपनिवेश जो इंग्लैंड ने बसाए थे वहाँ जो शासन व्यवस्था थी वो दोषपूर्ण थी। शासन व्यवस्था के 3 अंग थे: गवर्नर, गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी समिति और विधान सदन। गवर्नर और उसकी कार्यकारिणी समिति इंग्लैंड के सम्राट के अधीन थी। वह विधायक दल के प्रति उत्तरदायी नहीं होते थे और विधायक सदन में जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि होते थे। कानून बनाने का और कर लगाने का अधिकार विधायक सदन के हाथों में था। गवर्नर और कार्यकारिणी का वेतन तय करने का अधिकार विधायिका को था, जिसे कई बार विधायिका अस्वीकृत कर देती थी। कई बार देखने में आता है कि गवर्नर और अन्य अधिकारियों के वेतन पर विधायिका रोक लगा देती थी। सप्तवर्षीय युद्ध भी अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का एक कारण था। सप्तवर्षीय युद्ध 1756 से 1763 के बीच में हुआ था। यह युद्ध अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच में हुआ था। इसमें उत्तरी अमेरिका का विस्तृत फ्रांसीसी साम्राज्य इंग्लैंड के अधिकार में आ गया था।
इसके पूर्व सप्तवर्षीय युद्ध के पूर्व तक अमेरिकी लोग अपनी सुरक्षा के लिए इंग्लैंड पर आश्रित थे और उन्हें कनाडा में रहने वाले फ्रांसीसियों से हमेशा डर रहता था। उन्हें यह डर था कि पता नहीं कब फ्रांसीसी आक्रमण कर देंगे। लेकिन जब इंग्लैंड इसमें विजयी हो गया, फ्रांसीसी क्षेत्रों का इंग्लैंड पर अधिकार हो गया, तब अमेरिकी लोगों का जो डर फ्रांस के प्रति था वह समाप्त हो गया। एक कारण यह भी है कि सप्तवर्षीय युद्ध में इंग्लैंड की आर्थिक स्थिति खराब हो चुकी थी। इसका भी फायदा अमेरिकी उपनिवेशों ने उठाया। अमेरिका की क्रांति में विद्वानों और दार्शनिकों का महत्वपूर्ण योगदान था। इसमें बेंजामिन फ्रैंकलिन, पैट्रिक लॉरेंस, सैमुअल एडम्स जैसे विद्वानों का महत्वपूर्ण योगदान था। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने अमेरिकन थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की थी। इसी प्रकार हम देखते हैं कि पैट्रिक हेनरी हेनरी था वो पैट्रिक हेनरी जो वर्जीनिया का निवासी था, उसने भी अमेरिकनों में स्वतंत्रता की भावना भर दी। जैसे पैट्रिक हेनरी ने कहा, या तो मुझे स्वतंत्रता दो या मृत्यु दो। इसने विशेषकर इंग्लैंड द्वारा बनाए गए स्टाम्प एक्ट का विरोध किया था। सैमुअल एडम्स ने कहा कि बिना प्रतिनिधित्व के कर नहीं। और इस प्रकार विद्वानों ने, दार्शनिकों ने अमेरिका में रहने वाले उपनिवेश के लोगों में स्वतंत्रता की भावना को जागृत किया। इस समय बहुत से विद्वानों ने भी अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम को प्रेरणा प्रदान की। जैसे टॉमस पेन ने कॉमन सेंस नामक पुस्तक में इंग्लैंड से संबंध विच्छेद करने की बात कही। टॉमस पेन ने द अमेरिकन जो क्राइसिस है उस पत्रिका में अपने लेख लिखे। इसी प्रकार हम देखते हैं कि उस समय अमेरिका में कई समाचार पत्र छप रहे थे। अमेरिकन मरकरी, न्यूयॉर्क आदि ने भी लोगों में राजनीतिक चेतना जागृत की। यहाँ बहुत सारे पेपर थे, जैसे बोस्टन न्यूज़लेटर। छापे खाने का आविष्कार हो चुका था, इस कारण बहुत बड़ी संख्या में अब अखबार छप रहे थे, लोगों में राजनीतिक चेतना जागृत हो रही थी। इस प्रकार शिक्षा का विकास, विश्वविद्यालयों की स्थापना, विद्वानों का योगदान आदि ने भी अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम को प्रेरणा दी। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के कारणों में एक नई आर्थिक व्यवस्था या नई आर्थिक नीति को भी माना जा सकता है। इंग्लैंड के जो प्रधानमंत्री थे ग्रीनविले, रॉकिंघम, टाउनसेंड, उन्होंने बहुत से परिवर्तन किए। उसके कारण भी लोग नाराज थे। जैसे हम बात करें ग्रीनवेल की, तो ग्रीनवेल सम्राट जॉर्ज तृतीय का प्रधानमंत्री था। इसके बारे में ट्रेवेनियर ने लिखा है कि इसने अमेरिका से आने वाले डाक एवं प्रतिवेदन को पढ़ना शुरू कर दिया और इसी कारण इसने अमेरिका को खो दिया। यानी कि जब तक कानून सख्ती से लागू नहीं किए गए थे तब तक अमेरिकन विरोध नहीं कर रहे थे, लेकिन जैसे ही कानून सख्ती से लागू किए गए इन्होंने विरोध करना प्रारंभ कर दिया। कुछ हम इस समय ग्रीनविले द्वारा लागू किए गए अधिनियमों की चर्चा करेंगे। जैसे कि सबसे पहले शीरा एक्ट की बात करें तो 1764 में ये लागू हुआ और इसके अंतर्गत सिरे का क्रय अंग्रेजी प्लांटर्स के द्वारा किए जाने की बात की गई, जिसका विरोध किया। इसी प्रकार एक रेवेन्यू एक्ट था, करेंसी एक्ट था। करेंसी एक्ट 1764 में लागू हुआ। इसमें अंग्रेजी मुद्रा का प्रचलन अमेरिका में करने के लिए लोगों को बाध्य किया गया। लोग इससे नाराज होने लगे। एक क्वार्टरिंग एक्ट था। क्वार्टरिंग एक्ट 1765 में बना। इसके अंतर्गत ब्रिटिश सेना के लिए अमेरिका में जो खर्च होगा वो उपनिवेशों को देने की बात कही गई। लोगों ने इसका भी विरोध किया। 1765 में एक स्टाम्प एक्ट आया। इसमें सरकारी लेन देन एवं अदालतों में स्टाम्प को अनिवार्य कर दिया गया। जैसे 2 पेंस से 6 पौंड के मूल्य के स्टाम्प थे। लोगों ने इसका विरोध किया। पहले उन्हें स्टाम्प नहीं खरीदना पड़ता था। इसी प्रकार जब हम रॉकिंघम के समय देखते हैं तो ग्रीनविले के बाद जो प्रधानमंत्री बना था इसने स्टाम्प एक्ट वापस ले लिया और इसने 1766 में डिक्लेरेटरी एक्ट एक लागू किया था और इसके अनुसार इंग्लैंड की संसद को उपनिवेशों पर कर लगाने का अधिकार दे दिया गया। विलियम पिट जब प्रधानमंत्री था तो इसका वित्त मंत्री टाउनसेंड था। टाउनसेंड ने 1767 में 5 वस्तुओं चाय, सीसा, कागज, धातु, रंग आदि पर शुल्क लगाया। इसे टाउनसेंड योजना कहते हैं। और जब लॉर्ड नॉर्थब्रुक जब यहाँ प्रधानमंत्री बना
तब अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम प्रारंभ हो गया। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि ग्रीनविले, रॉकिंगहम, टाउनसेंड और नॉर्थब्रुक के समय जो आर्थिक परिवर्तन किए गए, विभिन्न एक्ट लाए गए, उसके कारण जनता में असंतोष था और इससे भी अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम को प्रेरणा मिली। अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम की दो घटनाएं महत्वपूर्ण हैं, बोस्टन हत्याकांड और बोस्टन टी पार्टी। ये दोनों अलग अलग हैं। बोस्टन हत्याकांड की बात करें तो बोस्टन हत्याकांड 5 मार्च 1770 को हुआ था। इसमें बोस्टन नगर में 7 अंग्रेजी सैनिकों और नगरवासियों में झगड़ा हो गया था। अंग्रेज सैनिकों ने गोली चलाई जिसमें 3 नागरिक मारे गए और इस घटना को बोस्टन हत्याकांड का नाम दिया गया। इसके बाद जो इस क्रांति का तात्कालिक कारण माना जाता है वो माना जाता है, अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम का तात्कालिक कारण माना जाता है बोस्टन टी पार्टी की घटना जो दिसंबर 1773 में हुई थी। इसके अंतर्गत सैमुअल एडम्स के नेतृत्व में बोस्टन बंदरगाह पर चाय की लगभग 340 पेटियां समुद्र में फेंक दी गई और ये घटना बोस्टन टी पार्टी की घटना कहलाई। बोस्टन टी पार्टी की घटना के बाद अमेरिकी उपनिवेशों और इंग्लैंड की सेना में युद्ध शुरू हो गया। इसमें प्रथम फिलाडेल्फिया सम्मेलन हुआ 5 सितंबर 1774 को। इसे प्रथम महाद्वीपीय कांग्रेस सम्मेलन कहते हैं। इसमें 55 प्रतिनिधि थे। यह वर्जीनिया राज्य में हुआ। इसमें 13 में से 12 उपनिवेशों ने भाग लिया। केवल एक उपनिवेश जॉर्जिया था जिसने इसमें भाग नहीं लिया था। और इसके बाद एक महत्वपूर्ण घटना थी लैक्सटन की घटना जो 19 अप्रैल 1775 में हुई। इसमें ब्रिटिश सेना और अमेरिका के लोगों के बीच में संघर्ष हुआ जिसमें अमेरिकी सैनिक मारे गए थे और यह अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का प्रारंभ था। इसमें सैमुअल एडम्स ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। द्वितीय फिलाडेल्फिया सम्मेलन 10 मई 1775 को हुआ था। इसमें कांग्रेस में जॉर्ज वॉशिंगटन को अमेरिकी सेना जो उपनिवेशों की सेना थी उसका सेनाध्यक्ष नियुक्त किया गया था। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम की एक महत्वपूर्ण घटना है स्वतंत्रता की घोषणा। 4 जुलाई 1776 को यह हुई और इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि थॉमस जेफरसन की अध्यक्षता में स्वतंत्रता के घोषणा पत्र को तैयार किया गया था और अमेरिका के 13 उपनिवेशों ने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया। एक महत्वपूर्ण युद्ध हुआ सारगोटा का युद्ध 17 अक्टूबर 1777 को हुआ। इसमें जॉर्ज वॉशिंगटन के नेतृत्व में अमेरिकी उपनिवेशों की सेना ने इंग्लैंड की सेना को, अंग्रेजी सेना को पराजित कर दिया। और इसके बाद यॉर्क टाउन का युद्ध हुआ 19 अक्टूबर 1781 को। इसमें जॉर्ज वॉशिंगटन की सेना ने अंग्रेजी जो सेना थी उसको समर्पण करने के लिए बाध्य कर दिया। और इसके बाद जब इंग्लैंड जगह जगह पराजित होने लगा और अमेरिका में स्वतंत्रता की भावना तीव्र होती चली गई, वॉशिंगटन के नेतृत्व में विभिन्न उपनिवेश एक होकर इंग्लैंड से लड़ रहे थे। इस समय फ्रांस आदि भी अमेरिकी उपनिवेशों का साथ दे रहे थे, अमेरिकी उपनिवेशों की सेना का साथ दे रहे थे। इस समय बाद में पेरिस की संधि हुई और पेरिस की संधि 3 सितंबर 1783 को हुई और इस संधि द्वारा अमेरिकी उपनिवेशों एवं इंग्लैंड के बीच युद्ध समाप्त हो गया और इंग्लैंड द्वारा अमेरिकी उपनिवेशों की स्वतंत्रता को मान्यता प्रदान की गई। 17 सितंबर 1887 को अमेरिका का संविधान स्वीकार किया गया और इसके बाद हम देखते हैं कि जॉर्ज वॉशिंगटन अमेरिका के पहले राष्ट्रपति बने।